इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या घटना से समानता बस एक संयोग मात्र हो सकता है। मनोविज्ञान खंड क। मनोविज्ञान कितना सुंदर शब्द। मन जोड़ विज्ञान। इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें अनंत हैं, एक ईश्वर, दूसरा मानव मन। ईश्वर के जानने वाले ने तो हाथ खड़े कर दिए, कह दिया इसे जाना नहीं जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। What cannot be said must not be said। फिर भी लाओत्सो ने एक शब्द दिया ताओ, गौतम बुद्ध ने कहा धम्म, और जय कृष्णमूर्ति कहते हैं व्हाट इज। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी है। ये वीर निरंतर मन की अथाह गहराइयों में गोते लगा लगा कर नित नए मोती ढूंढ ही लाते हैं। पुराने दिनों में ऐसे कई महापुरुष हुए, जैसे कि फ्रायड, जुंग, कांट और ना जाने कौन कौन। ऐसा नहीं है कि आज ऐसे वीरों की कमी हो गई है। आज के वैज्ञानिक तो उनसे कई कदम आगे जा चुके हैं। अब तक तो ये जीव विज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते ही आ रहे थे, अब तो इन्होंने क्वांटम भौतिकी का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है, मन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए। ये कहानी है ऐसे ही एक विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक की, या यूं कहें कि मनोचिकित्सक की। चूंकि ये तो मन और शरीर को अलग मानते ही नहीं थे, इसलिए सिर्फ चिकित्सक। लेकिन कहीं आप गलत ना समझने लगे, इसलिए ये बता देना उचित होगा कि ये कोई मामूली एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं थे। इनकी चिकित्सा पद्धति में हर चीज़ का जबरदस्त समन्वय था, चाहे वो योग या क्वांटम भौतिकी के दो विपरीत छोर ही क्यों ना हो। और आप इन्हें अक्कर बक्कर लाल बुझक्कर बाबा समझने की गलती कतई ना कीजिएगा। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या सैकड़ा पार करने ही वाली हैं। ये एक दो घंटों के व्याख्यान के लिए लाखों में फीस वसूलते हैं। टीवी पर यदा कदा साक्षात्कार देकर आम लोगों का ज्ञानवर्धन करते ही रहते हैं। इनके मित्रों और मरीजों की लंबी लिस्ट में कई नामी गिरामी अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, खिलाड़ी, गायक और नर्तक के नाम शुमार हैं। इनके साथ गोल्फ खेलना इनका सबसे प्रिय मनोरंजन का माध्यम है। इनकी एक कमजोरी है, बचपन से ही इनको क्रोध बहुत आता है। खुद को काबू में नहीं रख पाते हैं, जरा सी बेइज्जती पर आपा खो बैठते हैं। एक दिन इन्होंने तय कर लिया कि ये क्रोध पर विजय पाकर रहेंगे। क्रोध पर इन्होंने नए सिरे से रिसर्च करना शुरू कर दिया। दिन रात लगा दिए इन्होंने अपने अनुसंधान में। अपने शिष्यों के खोपड़ियों में इलेक्ट्रोड्स लगा लगा कर बेहद ही जटिल मशीनों के माध्यम से अंततः इन्होंने पता लगा ही लिया कि मस्तिष्क के किस छोटे से कोने में क्रोध का जन्म होता है और नाक के किस हिस्से को किस उंगली से दबाकर क्रोध को बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ 50% तक ही सफलता दिला सकती थी। अपनी यौगिक क्रियाओं से इन्होंने जाना कि क्रोध त्रिआयामी होता है। सबसे निचले स्तर पर शरीर द्वारा व्यक्त होता है, बीच का स्तर मन का होता है। इसे समझने के लिए इन्होंने क्वांटम भौतिकी को प्रयोग में लाया और अंतिम आयाम ईश्वरीय होता है। इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण को साधने के लिए इन्होंने कुंडली जागरण की तकनीक में महारत हासिल कर ली तथा इससे इन्होंने अपने आप को ईश्वर के बेहद ही करीब पाया। इनका क्रोध तो अब मणिपुरा चक्र पर ही दम तोड़ देता था, सहस्नार चक्र तक तो पहुंच ही नहीं पाता था। काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने योग और विज्ञान दोनों का सहारा लेकर एक पद्धति विकसित कर ही डाली, जिससे कि क्रोध पर 99% तक काबू किया जा सकता था। और जल्द ही इन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिख डाली अपने एक घनिष्ठ मित्र के सहयोग से, जो कि एक विश्व विख्यात पॉप गायक और नर्तक थे। इन्हें टीवी पर प्रसारित होने वाले बेहद ही लोकप्रिय साक्षात्कार कार्यक्रम में अपनी पुस्तक को प्रचारित और प्रसारित करने का मौका भी मिल ही गया। फिर क्या था, देखते ही देखते इनके पुस्तकों की संख्या पुस्तकों की लाखों प्रतियां बिक गईं। अपनी इस पद्धति पर यह विश्वविद्यालय में आख्यान देने लगे। इस प्रक्रिया के तहत एक आख्यान के अंत में दर्शक दीर्घा में बैठे एक विद्यार्थी ने पूछा, बाकी 1% क्रोध पर काबू पाने के लिए क्या करना होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे दूसरे विद्यार्थी ने मजाकिया अंदाज में कहा, मजाक करना सीखना होगा। और चिकित्सक महोदय ने बड़े ही आध्यात्मिक अंदाज में कहा, दूसरों की इज्जत करनी सीखनी होगी। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर जगह चिकित्सक महोदय की जय जयकार हो रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन मॉडर्न बाबा में धन्वंतरी के गुण ज़्यादा हैं या आइंस्टीन के। 46 की उम्र में चिकित्सक महोदय ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ मनोचिकित्सक होने का खिताब हासिल कर लिया था
और शायद इन्हें चिकित्सा या भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिल गया था, परंतु इस मामले में लेखक महोदय यकीन से कुछ नहीं कह सकते। खंड ख, आज डॉक्टर साहब की पहली मैरिज एनिवर्सरी है। अरे आप चौंकिएगा नहीं, ये इनकी दूसरी शादी है। इनकी पहली पत्नी भी डॉक्टर ही थी, परंतु उसे पति के यौगिक साधनाओं पर यकीन न था। वह पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर विश्वास रखने वाली थी। इसी बात पर अनबन होने लगी और अंततः तलाक हो गया। डॉक्टर साहब के लिए ज़्यादा दुखी होने वाली कोई बात नहीं थी। जल्द ही उन्हें दूसरी लड़की से प्यार हो गया और कुछ दिनों के अंदर शादी भी हो गई। उनकी नई पत्नी उनसे उम्र में 12 साल छोटी थी तथा हुस्न के मैदान में पुरानी वाली को किसी भी दिन चारों खाने चित करने का मादा रख सकती थी। ये बात दिगर है कि बौद्धिक क्षेत्र में नई वाली की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। डॉक्टर साहब के बौद्धिक चर्चाओं में इंटरेस्टेड होने का सिर्फ दिखावा करती थी। वह तो मर मिटी थी डॉक्टर साहब के अरबों के जायदाद पर। आज इन दोनों ने प्लानिंग की है रात में बाहर किसी महंगे से होटल में कैंडल लाइट डिनर करने की। डॉक्टर साहब ने शहर से थोड़ा दूर हटकर अपना आलीशान बंगला बनवाया हुआ था। होटल तक जाने में कार से 1 घंटे तक वक्त लगने वाला था। ये कोई परेशानी की बात नहीं थी। रात के वक्त ड्राइव करने का एक अपना मजा होता है। तय समय पर दोनों तैयार हो गए। आज तो डॉक्टर साहब की पत्नी गजब ढा रही थी। डॉक्टर साहब को खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जन्नत से कोई हूर उतर आई हो। गदराई हुई जवानी, गठीला छरहरा शरीर मानो एक तीर की तरह कमान से निकल कर डॉक्टर साहब के हृदय को बेंध डालने के लिए छटपटा रही हो। उनकी रंगत को देखते हुए आज उसे गोरी कहना उसके साथ ना इंसाफी होती। दूधिया रसीला बदन मानो शहद में लिपटा हो। रेड रसियन कलर के लिपस्टिक से लिपे हुए उसके होंठ गुलाबों को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना डालते। डॉक्टर साहब के अंदर गौरव की अनुभूति की भावना अपने चरम बिंदु पर थी। दोनों घर से निकले और कार में बैठे। आज ईश्वर इन दोनों पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। शुक्ल पक्ष की रात और शरीर तथा मन को सहलाती हुई मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा। एकदम सही समय पर वे होटल पहुंच गए और पहले से एक आरक्षित सीट पर जाकर बैठ गए। एक वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया। कृपया पाठक जरा ध्यान दें, इसकी बाद भी घटनाओं को शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी लेखक महोदय की लेखनी में उतनी धार नहीं है। लेखक महोदय अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, किंतु बहुत कुछ पाठकगण की कल्पना शक्ति पर भी निर्भर करेगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया। वेटर की उम्र रही होगी यही कुछ 24-25 के आसपास। कुछ दिनों पहले ही काम पर लगा था, इसलिए उतना रोबोटिक नहीं हुआ था। उसका काम ही था चेहरे पर व्यावसायिक मुस्कुराहट लाकर कस्टमर से ऑर्डर लेना। वेटर ने जैसे ही ऑर्डर लेने के लिए डॉक्टर साहब की पत्नी से आंखों में आंख मिलाई, मुस्कुराहट जो कि सिर्फ व्यावसायिक ही होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज़्यादा हो गई। ये कहना मुश्किल हुआ कि इसमें डॉक्टर साहब की पत्नी की खूबसूरती का ज़्यादा योगदान था या कि वेटर के कम उम्र होने का। लेखक महोदय पुनः इस बात को दोहराना उचित समझेंगे कि पाठकगण बिना अपनी कल्पना शक्ति के वहाँ की वस्तु स्थिति को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। वहाँ जो कुछ हुआ वह जवानी के दिनों में ज़्यादा कदा तो होता ही रहता है और लोग उन दिनों उसका मूल्य भी नहीं समझ पाते। परंतु ज्यों ज्यों उम्र ढलती जाती है, ऐसी घटनाएं होने की संभावना भी छीन होती जाती है। सीधे शब्दों में कहे तो टीनेजर्स इसे लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। डॉक्टर साहब और उसकी पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए ऑर्डर दे दिया। वहाँ की परिस्थिति में अब ये अंतर आ गया था कि डॉक्टर साहब की पत्नी और वेटर कल्पना के एक धरातल पर आ गए थे और डॉक्टर साहब कहीं पीछे छूट गए थे। वेटर की आंखें मानो आईने का काम कर गई थी और वह खुद ही अपने हुस्न के सागर में गोते लगा रही थी। वह जहाँ खुद को अपने वास्तविक उम्र से 10 साल छोटी महसूस करने लगी, वहीं मानो ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने संतुलन बनाए रखने के लिए वे 10 साल डॉक्टर साहब के हिस्से में जोड़ दिए थे। उसे अपने पति एकाएक बूढ़े नजर आने लगे थे। आंखों में पीलापन, चेहरे पर झुर्रियाँ और सफ़ेद बालों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने वेटर का जवान तना हुआ शरीर तथा मुस्कुराता हुआ चेहरा छाया हुआ था। अपने आप को जादुई जानने का एहसास जादुई था। यह एहसास धीरे धीरे सारे शरीर में फैल चुका था। इस नशे के सामने और किसी भी नशीली पदार्थ का नशा फीका पड़ जाता है। उस मैं से नहीं मतलब जिससे दिल हो बेगाना, उस मैं से है दिल मकसूद, दिल में ही जो खिंचती है। लेखक महोदय उर्दू के विद्वान नहीं है, इसलिए भूल चूक के लिए माफ़ी चाहेंगे और जरा भी समय व्यर्थ किए कहानी पर वापस आते हैं। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी में बातें कम ही हो रही थी और जो भी हो रही थी मानो जबरदस्ती तरीके से, अनमने ढंग से, ना चाहते हुए। डॉक्टर साहब बातें करने की कोशिश
भी कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी को जवाब नहीं सूझ रहा था। उसका मन मस्तिष्क कल्पना के समंदर में हिचकोले खा खाकर यथार्थ के लिए जरूरी सारी ऊर्जा खो दे रहा था। डॉक्टर साहब अपने आप को नितांत अकेला महसूस करने लगे थे। दोनों ने वाइन का ऑर्डर भी दे दिया। वेटर वाइन लाया। उसकी उसकी भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। चाहते हुए भी वह अपनी सारी ऊर्जा अपने काम की तरफ केंद्रित नहीं कर पा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि वाइन को वह ठीक तरीके से गिलास में डाल नहीं पाया और गिलास गिर पड़ी। वाइन डॉक्टर साहब के कपड़ों पर गिर गई और उनके उनके कपड़ों को गंदा कर गई। डॉक्टर साहब तो शायद इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वेटर को कुत्ते की तरह झिड़क दिया, खूब भला बुरा कहा। वेटर कम उम्र का गरीब लड़का था। नौकरी बचाने के डर से बस आई एम सॉरी मिमियाता रह गया। बात जैसे तैसे आई गई, लेकिन इस दौरान उनकी पत्नी का मूड उखड़ गया। उसे ऐसा लगा मानो सारी खरी खोटी उसी को सुनाई गई हो। सारा कल्पना का लोक एक झटके में भरभरा कर गिर गया। डॉक्टर साहब की पत्नी यथार्थ में वापस आ गई। सारी खुशी झल्लाहट और गुस्से में तब्दील हो गई। अब डॉक्टर साहब खुद को विजेता की तरह महसूस करने लगे थे और उनकी पत्नी खुद को हारी हुई। जो भी हो, दोनों में दूरियां बढ़ गई थी। शाम खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे खाना खत्म किया और दोनों वापस घर की ओर मुड़ चले। शांत सड़क पर कार चली जा रही थी। दोनों गुमसुम चुपचाप बैठे थे। ऐसा था मानो डॉक्टर साहब सब कुछ समझ पा रहे थे कि वेटर और उनकी पत्नी के मन में क्या चल रहा था, लेकिन वेटर को डांटने के बाद उनका मूड ठीक हो चुका था। अब वे फिर से पावरफुल महसूस करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ पत्नी को ऐसा लग रहा था कि उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली गई हो। वह खुद को कमज़ोर और सताई हुई महसूस कर रही थी। उसे अपना पति अत्याचारी लग रहा था और उसका मन बिल्कुल भी मनहूस घर की तरफ लौटने का नहीं कर रहा था। उसे अब तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर भी वह पुरानी मनः स्थिति में लौट जाने का भरसक प्रयास कर रही थी। उसके मन में विचार आ रहे थे कि वह कार रुकवाए और दरवाज़ा खोल कर भागे और वेटर के पास जाए और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत देर तक रात में सड़क पर दौड़ते रहे। यूं ही दौड़ लगाते हुए पहुंच जाए समंदर किनारे। 1-2 घंटे वहां बिताने के बाद एक घर में वीराने में अकेले में बस वो दोनों, कोई ना हो डिस्टर्ब करने के लिए, ना हो कोई खुशियों का लुटेरा पति। यथार्थ की दुनिया अलग थी। पत्नी कार में ही बैठी रही, गुमसुम चुपचाप बेजान लाश की तरह सामने सिर किए हुए। अंधियारे सड़क की तरह उसे अपनी भी जिंदगी भावविहीन लग रही थी। 1 घंटे बाद गाड़ी घर के गेट तक पहुंच चुकी थी। खंड ग कपड़े बदलने तथा हाथ मुंह धोने के बाद पत्नी ऊपर वाले कमरे में चली गई। बेड पर लेटकर उसने अपना चित्त शांत करने की कोशिश की और नींद के आगोश में समा जाने के लिए प्रयासरत हो गई। नीचे चिकित्सक महोदय अपनी पहली पत्नी से फोन पर बातें करने लगे। बातचीत लंबी चल पड़ी। दोनों की बौद्धिक क्षमता तो जबरदस्त थी ही। खूब बातें हुई एक दूसरे के द्वारा किए गए रिसर्च वर्क्स पर। चिकित्सक महोदय को आज एहसास हो रहा था कि उनकी पहली पत्नी का बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा था। नई वाली तो जड़ बुद्धि की थी। 1 घंटे बाद भी जब नई वाली पत्नी को नींद नहीं आई तो वो नीचे आई। कुछ ही क्षणों में समझ गई कि उनके पति महोदय आखिर किनसे बातें कर रहे थे। 1 मिनट बाद जब फोन पर बातें खत्म हुई तो नई वाली ने कहा, खूब प्यार आ रहा है पुरानी संगनी पर। क्यों, तुम्हें कोई ऐतराज है? ऐतराज तो बस इस बात से है कि तुम सिर्फ नाम के मनोवैज्ञानिक हो। दूसरों से कैसे बिहेव करे यह एक अनपढ़ भी तुमसे बेहतर तरीके से जानता है। वेटर की बात कर रही हो ना तुम, वो तो इसी लायक ही था और तुम्हारा स्टैंडर्ड भी उन्हीं लोगों जैसा है। अनपढ़ जाहिल गंवार लोग। बहुत इतरा रहे हो अपने मेंटल डिप्रेस्ड अमीर लोगों के द्वारा फेंके गए पैसे पर। मुझे तो नहीं लगता तुमने किसी का इलाज किया हो। तुम तो बस उनकी चमचागिरी करते हो और तुम्हारे सामने वे अपने दौलत का प्रदर्शन करते हैं। वे सोने के सिक्के उछालते हैं और तुम उन्हें दौड़ दौड़ कर लूटते हो। और तुम किस बात पर इतरा रही हो? अपने हुस्न पर। तुम्हारी जैसी लड़कियां रात में सड़कों पर यूं ही मिल जाया करती हैं। 5 साल के अंदर बंदरजा जैसी दिखने लगोगी। ऐसी बात है? एक नई बात बताऊं, तुम जिस वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर और डांसर के तलवे चाट चाट कर इस मुकाम तक पहुंचे हो, अब तुम्हारी शक्ल भी उसी से मिलती जा रही है। इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा तो शायद ईश्वर भी नहीं लगा सकते थे। ये पता भी नहीं चला कि बगल में रखी हुई गोल्फ स्टिक कब चिकित्सक महोदय के हाथों में आ गई और उन्होंने घुमा के दे डाला अपनी पत्नी के नाजुक सिर पर। गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी तो वो थे ही। खून का फव्वारा छूट पड़ा पत्नी के सिर से। एक हल्की सी चीख भी न निकल पाई पत्नी के मुंह से। जो हुआ वह चिकित्सक महोदय के समझ के परे था। वे घंटों तक अपनी पत्नी के बेजान शरीर को देखते रहे। वे यह समझ पाने में असमर्थ थे कि आखिर कमी कहाँ रह गई थी उनकी नई
इजाद की हुई पद्धति में शायद एक्सपेरिमेंट्स में एक आध इलेक्ट्रोड ठीक से न लगा होगा, या कि ये भी हो सकता है कि यौगिक साधनाओं के दौरान मन भटकने के कारण कुछ चूक हो गई हो। जो भी हो, इस बीच कई बार फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन चिकित्सक महोदय बात करने की स्थिति में नहीं थे। उनके चाहने वाले उन्हें उनकी नई रिसर्च पर बधाइयाँ देने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे, या कि ये भी हो सकता है कि उनके दोस्त उनकी मैरिज एनिवर्सरी की तिथि उनके दोस्तों को उनकी मैरिज एनिवर्सरी की तिथि याद हो। आप अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, पर आपके दोस्त आपको नहीं भूलते। एकदम सही समय पर आपको याद कर रहे होते हैं।